Hello students, this is Dr. Amit Juneja, lecturer economics, Shahid Balwinder Singh, Government Senior Secondary Smart School, Sabuana, District Fazilka, and I welcome you all in this channel, Amit Juneja Economics, and in this lecture of the numericals of price elasticity of supply. So in the last lecture, we discussed about the method of price elasticity of supply, and that is the proportionate method, or we can call it the percentage method. अब क्या होगा कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर न्यूमेरिकल आएंगे, तो जैसे हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बात की थी कि वहां पर जो आपको न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको दो तरह से आते हैं. One is by using the percentage or the proportional method, and number two by using the expenditure method, क्योंकि वहां पे पॉइंट मेथड से न्यूमेरिकल नहीं आते हैं. यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर अगर आपको कोई न्यूमेरिकल आएगा तो वो आएगा बाय यूजिंग द प्रोपोर्शनेट और द परसेंटेज मेथड. जो हमारा नेक्स्ट मेथड है विच इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिक मेथड, उससे आपको न्यूमेरिकल जो है वो नहीं आएगा, वो आपको थ्योरेटिकली जो है वो एग्जाम के अंदर आ सकता है. अब इसके न्यूमेरिकल आपको कैसे आ सकते हैं और आपने कैसे उसको सॉल्व करना है, तो हम उस चीज को जो है वो अभी इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं. तो उसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो हमारा प्रोपोर्शनेट मेथड और हमारा परसेंटेज मेथड जो है उसका फॉर्मूला रहेगा. तो वो फॉर्मूला क्या था, हमने उसको फॉर्मूले को कैसे ड्राइव किया था, वो मैं उस डिटेल के अंदर नहीं जाऊंगा. तो ध्यान आपने ये रखना है कि आमतौर पे जो स्टूडेंट हैं वो क्या करते हैं, वो सीधा ये फॉर्मूला लगाते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू. ये सीधा फॉर्मूला लगा के इससे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. कभी भी इस फॉर्मूला को सीधा यूज नहीं करना, हमेशा एक स्टेप और ले लीजिएगा, और वो जो स्टेप रहेगा और वो ये रहेगा कि डेल्टा क्यू को आगे आप बोल दीजिएगा Q1 माइनस Q, और जो डेल्टा P है उसको बोल दीजिएगा P1 माइनस P इंटू P अपॉन Q एज इट इज रहेगा. जहां पर जो Q1 है वो आपकी न्यू सप्लाई होगी, Q आपकी ओल्ड सप्लाई होगी, P1 आपका न्यू प्राइस होगा और P आपका ओल्ड प्राइस होगा. वैसे ही यहाँ पर फिर से P है ओल्ड प्राइस एंड Q इज द ओल्ड सप्लाई. सो ये स्टेप जो है वो जरूर लेना है. नंबर 2 जो ध्यान रखना है वो ये है कि कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, बिना फॉर्मूला पुट किए क्या करते हैं, सीधा ही न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं और सीधी ही वैल्यूज पुट कर देते हैं. ऐसा कभी नहीं करना, क्योंकि जब भी आपको न्यूमेरिकल आएगा एग्जाम के अंदर, वहां पर आपको जो है न्यूमेरिकल के साथ साथ जो आपने वैल्यूज पुट करनी है उसके और फॉर्मूला दोनों के आपको मार्क्स मिलने हैं. सो मार्क्स जो है वो इस तरह से डिवाइडेड है कि अगर आपको 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है, सो 2+2 है. 2+2 मींस 2 marks is for the formula and 2 marks is for the value putting and for the answer. तो इसलिए फॉर्मूला जरूर लिखना है. बिना फॉर्मूला के आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपके मार्क्स जो हैं वो कट हो सकते हैं. सो हम इन चीजों का जो है वो ध्यान रखेंगे. अब आपको इसमें जो क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, हम सारे के सारे जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं हम उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं. जैसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये कहता है कि द supply of a commodity at a price of rupees 10 per unit was 100 units. ओके, ये आपको फर्स्ट चीज दी गई है. बेटर ये रहेगा कि आप कॉपी और पेन जो है वो साथ में रखें और इसको साथ साथ सॉल्व कीजिए. When the price of the commodity rises to rupees 15 per unit, its quantity supplied also rises to 130 units. Find out the price elasticity of supply.
तो पहले तो आपने ये देखना है कि जो आपको स्टेटमेंट गिवन है उस स्टेटमेंट के अंदर लॉ ऑफ सप्लाई फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उसमें आपको कैसे चेक करना है, जो जो आपको गिवन है आप उसको एज इट इज लिखिए। सबसे पहले आपको गिवन है स्टेटमेंट, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सारा कुछ जो है वो पता लग जाएगा। वो कहते हैं सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी एट अ प्राइस ऑफ ₹10 पर यूनिट। सो फर्स्ट आपको प्राइस गिवन है 10, it was 100 यूनिट्स। तो अब 10 रुपी जब प्राइस है तो वहां पे जो सप्लाई है वो है 100 यूनिट की। ये आपकी इनिशियल पोजीशन है। कहना when the price of the commodity rises to ₹15, यानी कि जो न्यू प्राइस है वो मिल गया आपको 15 का पर यूनिट, its quantity supplied also rises to 130 यूनिट्स। तो अब जो न्यू सप्लाई है वो कितनी हो गई, 130 यूनिट की। ठीक है, तो पहले तो चेक करो कि क्या लॉ ऑफ सप्लाई इंप्लीमेंट हुआ। देखिए प्राइस जो है 10 to 15 और सप्लाई 100 to 130, डन हो गया, मतलब लास्ट सप्लाई इंप्लीमेंट हो रहा है। तो क्या कर रहा है, कहता है फाइंड आउट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैसे कैलकुलेट करनी है इसको आपने ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे विच इज डेल्टा क्यू डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने इसको याद भी रखना है तो P अपॉन Q याद रख लीजिएगा। अगर इधर P अपॉन Q है तो इधर जो है वो Q अपॉन P होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर डेल्टा P डेल्टा Q मत लिख दीजिएगा। फॉर्मूला कैसे ड्राइव किया था वो चीज याद रखिएगा कि इधर डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P है और इधर P अपॉन Q। यहाँ पर Q न्यूमिनेटर में है और P डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे P न्यूमिनेटर में है और Q डिनोमिनेटर में है, तो इसका ध्यान रखिएगा। इसमें हम एक स्टेप और लेने वाले हैं कि डेल्टा Q को हम बोलने वाले हैं Q1 माइनस Q, डेल्टा P को बोलने वाले हैं P1 माइनस P इंटू पी अपॉन क्यू। अगर आपने ये स्टेप ले लिया सारे जो कंफ्यूजन हैं वो ठीक हो जाएंगे, गलती होने के चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। तो एक स्टेप जो है वो आप एक्स्ट्रा ले लीजिएगा। अब जो वैल्यूज हैं वो हम पुट करने वाले हैं। Q1 कितना है 130, तो यहाँ पे हम 130 लिख देते हैं। Q कितना है 100, तो माइनस 100 कर देते हैं, डिवाइडेड बाय P1 कितना है 15 और P कितना है 10, तो इट इज 10 इंटू P। अब ध्यान से देखना वहां पर फिर P है तो P कितना है 10 और Q कितना है 100। सो ये हमने वैल्यूज जो हैं वो पुट कर दी। वैल्यूज पुट करने के टाइम पे ध्यान रखिएगा कि P1 की जगह पे P1 हो और P की जगह पे P हो। वैसे ही Q1 की जगह पे Q1 लिखना है और Q की जगह पे Q लिखना है। वैल्यूज अगर ऊपर नीचे हुई तो न्यूमेरिकल गलत हो सकता है। सो अब 130 माइनस 100, so it is 30 upon 5 into 10 by 100। so ये हमारा न्यूमेरिकल इस तरह से सॉल्व हो रहा है। so हम क्या करेंगे, 0 से 0 आप कैंसिल कर सकते हैं, ये 0 से ये 0 आप कैंसिल कर सकते हैं। so ultimately it is 3 upon 5 which is 0.6। तो ये हमारा आंसर जो है वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का आ गया। अब मैंने क्या किया इसमें, मैंने ये किया कि मैंने सबसे पहले जो स्टेटमेंट लिखी उसमें मैंने प्राइस को इंक्रीज किया और उससे मैंने सप्लाई को भी इंक्रीज किया। तो ऐसे हमारा जो आंसर है वो हमें मिल गया कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो कितनी है, वो है 0.6। कैसे, रिपीट कर लेते हैं कि पहले प्राइस 10 था, सप्लाई 100 थी, प्राइस इंक्रीज होके 15 हुआ, सप्लाई इंक्रीज होके 130 हुई। सो मैंने पहले लिख लिया P Q P1 Q1, फिर मैंने फॉर्मूला लगाया डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P P अपॉन Q। डेल्टा Q इज Q1 माइनस Q, डेल्टा P इज P1 माइनस P इंटू P अपॉन Q। वैल्यूज पुट की Q1 130, Q 100, P1 15, P 10, P 10, Q 100। ओके, 130 माइनस 100 30, 15 माइनस 10 5 into 10 by 100, 0 cancel, 0 cancel, 3 upon 5, 3 upon 5 is 0.6। अगर आपको 3 upon 5 में डिवीजन में प्रॉब्लम आए सो प्लीज डिवीजन मत कीजिएगा, ऐसे ही लिख दीजिएगा। अगर आप 0.6 नहीं भी लिखते कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपने 3 upon 5 लिख दिया तो भी आपका ठीक रहेगा। सो इस तरह से हम
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल और करते हैं। इसमें तो मैंने प्राइस को इंक्रीज कराया था, तो मैंने सप्लाई को भी इंक्रीज कराया था। अब हम क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल और लिखते हैं जिसके अंदर हम प्राइस को कम कराने वाले हैं। सो अब वो कैसे रहेगा, कहेगा कि द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी at a price of rupees 20 was 150 units when the price falls to rupees 10, the quantity supplied decreases to 100 units. Find out the price elasticity of supply. Okay? सो पहले तो चेक करते हैं कि क्या लॉ ऑफ सप्लाई इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। सो सबसे पहले हमें पी देखना पड़ेगा। पी कितना है, शुरू में हमें पी दिया हुआ है 20 और उसके ऊपर जो सप्लाई हमें दी गई है वो है 150 यूनिट्स की। ओके, प्राइस शुरू में 20 है और उसके ऊपर जो सप्लाई है वो है 150 यूनिट्स की। ये सबसे जरूरी है। अगर आपने इसको लिख लिया, समझ लीजिए आपका आधा न्यूमेरिकल जो है पहले ही ठीक हो गया। उसके बाद व्हेन द प्राइस फॉल्स टू रुपीज 10, तो अब न्यू प्राइस जो है वो आपके पास आ गया 10 का और जो सप्लाई है वो आ गई डिक्रीजेस टू 100 यूनिट्स। तो अब आपकी जो न्यू सप्लाई है वो है 100 यूनिट्स की। ठीक है, अब हमने इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करना है। सो ES इज इक्वल टू डेल्टा Q डेल्टा P P अपॉन Q। डेल्टा Q को मैं बाइफरकेट करने वाला हूं इन Q1 माइनस Q। डेल्टा P इज P1 माइनस P P upon Q. Okay. Now the value of Q1. Q1 is 100. Q is 150 divided by P1. P1 is 10. P is 20 into P. P is 20 and Q is 150. Okay. So हमने values put कर दी। चेक कर लीजिए। Q1 जो है वो हमारे पास 100 है, Q 150 है, P1 10 है, P 20 है, फिर P 20 है और Q जो है वो 150 है। वैल्यूज पुट। अब इसी के बेसिस पे हम आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो ES इज इक्वल टू 100 माइनस 150। 100 माइनस 150, सो इट इज माइनस 50। 10 माइनस 20, सो इट इज माइनस 10 इंटू 20 बाय 150। ओके, अब सबसे पहला काम ये करना है कि आपने माइनस प्लस का चक्कर खत्म करना है, क्योंकि माइनस प्लस के चक्कर में पड़ेंगे तो न्यूमेरिकल के गलत होने के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो सबसे पहले माइनस को माइनस के साथ कैंसिल कर दीजिए। डन। अब 50 एंड 150 ये 3 पे कैंसिल हो गया, ये 0 के साथ 0 कैंसिल। सो आंसर इज 2/3, तो इट इज 0.67 आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है वो न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। बस इतना ही न्यूमेरिकल है और ये आपको 4 मार्क्स के अंदर आने वाला है और आपके सारे के सारे न्यूमेरिकल जो है वो ऐसे ठीक होने वाले हैं। नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं इसके अंदर एक और तरह का न्यूमेरिकल जो आपको आ सकता है। वो क्या है, हम उसको डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। अब क्या होगा, थोड़ा सा चेंज करते हैं इसके अंदर। सो कहता है व्हेन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी was 2। ओके, अब हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ कमोडिटी ऑलरेडी 2 गिवन है। ठीक है, एट द प्राइस ऑफ 10 per unit
its 100 units were demanded, how many units will be demanded when the price rises to rupees 15 पर यूनिट। ठीक है, तो यहां पे पीछे आ गया क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान से इसको समझें तो वो क्या कहता है, कहता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी वाज 2। तो वो तो हमें ऑलरेडी गिवन है। सो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमें 2 पता है। अब जो जो पता है वो लिखते जाते हैं, जो नहीं पता वो अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। सो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो 2 है। कहता है एट द प्राइस ऑफ 10 पर यूनिट। तो हमें फर्स्ट प्राइस गिवन है 10। इट्स 100 यूनिट्स वर डिमांडेड, सॉरी यहां पे हमें सब डिमांडेड नहीं, हमें यहां पे सप्लाइड लिखना था, सप्लाइड। ठीक है, हाउ मेनी यूनिट्स विल बी सप्लाइड, क्योंकि हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, सो प्राइस 10 है तो इसके 100 यूनिट की सप्लाई होती है। सो सप्लाई हो गई 100 की। कहता है हाउ मेनी यूनिट्स विल बी सप्लाइड व्हेन द प्राइस राइजेस टू 15 पर यूनिट। मतलब अब हमें न्यू प्राइस तो पता है 15, पर हमें ये नहीं पता कि उस न्यू प्राइस पे हम कितने यूनिट्स की सप्लाई करेंगे, यानी कि हमें Q1 नहीं पता। ठीक है, अब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको अपना नॉर्मल न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करना है। आपका आंसर अपने आप जो है वो आपको मिल जाएगा। कैसे, आप अपना फॉर्मूला लगाइए, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू डेल्टा Q डेल्टा P P अपॉन Q। नेक्स्ट आप लिखिए इलास्टिसिटी इक्वल टू डेल्टा Q को डिवाइड कीजिए Q1 माइनस Q के अंदर, डेल्टा P को लिखिए P1 माइनस P इंटू P अपॉन Q। ये एज इट इज हो गया। अब जो जो आपको पता है आप उसकी वैल्यूज पुट कीजिए। जैसे आपको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पता है 2, यहां पे मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी। Q1 ये तो हमें कैलकुलेट करना है, Q1 तो Q1 कैलकुलेट करना है, तो Q1 एज इट इज आ जाएगा। Q हमें पता है कि Q कितना है 100 डिवाइडेड बाय P1 हमें पता है कि 15 है, P हमें पता है कि 10 है, इनटू फिर से P हमें पता है 10 है, और Q हमें पता है कि वो 100 है। तो हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब अगर आप ध्यान से देखें तो 2 इज इक्वल टू Q1 माइनस 100 अपॉन 5 इंटू 10 बाय 100। ओके, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। अब ये बन गया 2 इक्वल टू Q1 माइनस 100 अपॉन 5 इंटू 10, तो ये बन गया 50। अब 50 को इधर ले आइए, अब इधर डिवीजन में इधर आके मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। सो ये कितना हो गया 100 Q1 माइनस 100। सो Q1 इज इक्वल टू, अब ये 100 इधर माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 100 प्लस 100 इक्वल टू 200। तो यहाँ अपना आंसर आ गया। यानी अब यहाँ पे हम Q1 कितना लिख देंगे 200। अब आप पहले तो ये चेक कीजिए कि आपका आंसर ठीक है कि गलत है। अब कैसे पता लगेगा कि हमारा आंसर ठीक है या गलत है, वो ऐसे पता लगेगा कि अगर आपका लॉ ऑफ सप्लाई इंप्लीमेंट हो गया, इन दैट केस आपका जो आंसर है वो ठीक होगा। अगर आपका लॉ ऑफ सप्लाई इंप्लीमेंट नहीं हुआ तो आपका आंसर जो है वो गलत होगा। तो देखिए प्राइस जो है वो 10 टू 15 हुआ, प्राइस इंक्रीज हुआ, सप्लाई आपकी 100 टू 200 हो गई, इंक्रीज हो गई, प्राइस इंक्रीज, सप्लाई इंक्रीज, इसका मतलब आपका न्यूमेरिकल जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल भी आपको आ सकते हैं जिसके अंदर आपको ऑलरेडी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का आंसर आपको गिवन होगा। तो उसमें क्या होगा, इधर आपको जो है वो न्यू प्राइस नहीं गिवन होगा और आपको न्यू क्वांटिटी सप्लाइड नहीं गिवन होगी। सो वो आपको कैलकुलेट जो है वो करनी पड़ेगी। अब इसमें क्या था, हमें सप्लाई को कैलकुलेट करना था। एक जो है न्यूमेरिकल हम और कर लेते हैं, जो हमारा इसमें लास्ट ऑप्शन रहेगा। इसके अलावा आपको और कोई न्यूमेरिकल नहीं आ सकता, इसमें से ही आपको कोई ना कोई न्यूमेरिकल जो है वो एग्जाम के अंदर आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसी तरह का एक और न्यूमेरिकल जो है वो डिस्कस करते हैं। कहते हैं व्हेन द प्राइस इलास्टिसिटी
of supply of a commodity is 3 at the price of rupees 20, its 50 units were supplied. ओके, अब कहता है at what price its 100 units will be supplied. ठीक है, अब ध्यान से पढ़िए. अब पहले तो जो जो आपको गिवन है वो लिखो. कहता है when the price elasticity of supply of a commodity is 3, मतलब आपको elasticity of supply already given है, वो 3 है. at the price of rupee 20, तो P आपको given है 20, its 50 units were supplied, तो Q आपको given है 50. at what price, अब मतलब आपको अब न्यू प्राइस नहीं पता, अब ये चीज आपको नहीं पता, क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए. its 100 units will be supplied, तो Q1 आपको गिवन है 100. ओके, हम क्या करेंगे, फिर से अपना फॉर्मूला लगाएंगे. डेल्टा Q डेल्टा P P अपॉन Q. डेल्टा Q is Q1 minus Q. डेल्टा P is P1 minus P into P upon Q. This is elasticity of supply. अब इसी फॉर्मूला के अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे. इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वो हमें गिवन है विच इज 3 इक्वल टू Q1 वो हमें पता है 100 है, माइनस Q वो भी हमें पता है कि 50 है, डिवाइडेड बाय P1 वो तो हमें कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करना है तो एज इट इज रख लेते हैं. माइनस P कितना है 20 इंटू P हमें पता है 20 है, और डिवाइडेड बाय Q कितना है 50 है, तो ये हमने वैल्यूज पुट कर ली. नाउ 3 इज इक्वल टू 100 माइनस 50 डिवाइडेड बाय P1 माइनस 20, 0 कैंसिल, सो इट इज 2 अपॉन 5. अब 3 इज इक्वल टू 50 इंटू 2 दैट इज 100 डिवाइडेड बाय P1 माइनस 20 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, सो इट इज 5P1 माइनस 100. ओके, देखिए P1 को 5 से किया सो 5P1, 20 को 5 से किया सो 100. इसको इधर ले आइए यहां पे, ठीक है. अब यहां पे और इसको इधर ले जाइए, सो ये बन गया आपका 5P1 माइनस 100. अब इसको आप और इजी करना चाहे तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ये 100 एज इट इज रख लीजिए, ये 3 एज इट इज पड़ा था, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए. 15P1 माइनस 300 इज इक्वल टू 100. ओके, सो 15P1 इक्वल टू ये 300 इधर चला जाएगा. अब ये इधर माइनस क्या है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, सो इट इज 400. सो P1 इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय 50. तो 400 को 15 के साथ आप डिवाइड कर दीजिए, सो कैसे बनेगा, ये आपका आएगा 206.67. ये आपका न्यू प्राइस जो है वो आ गया. सो अब यहाँ पे चेक कीजिए, अब यहाँ पे 26.67 हमारा आंसर आया. पहले तो चेक करेंगे कि हमारा आंसर जो है वो ठीक है या गलत है. हमारे जो पहले सप्लाई थी वो 50 थी, हमें सप्लाई को इंक्रीज करके 100 करना था, तो जो हमारे नए प्राइस का आंसर आना चाहिए वो भी 20 से ज्यादा आना चाहिए. तो पहले 20 है, अभी कितना आ गया 26.67, तो मतलब हमारा आंसर जो है वो ठीक है. तो इस तरह के न्यूमेरिकल जो है वो आपको एग्जाम के अंदर आ सकते हैं. सो अगर आपने ये कर लिए सो आपके फुल मार्क्स जो है वो इंश्योर हो जाएंगे. सो आपकी बुक के अंदर बहुत सारे न्यूमेरिकल जो हैं वो गिवन है, तो आप उनकी प्रैक्टिस जो है वो करना स्टार्ट कर दीजिए. तो सारे के सारे न्यूमेरिकल जो है वो इसी तरह के हैं जो मैंने अभी आपके साथ डील किए. थोड़ी बहुत वेरिएशन जो है हो सकती है, बट वो आप डील कर सकते हैं अगर आपको जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है अगर वो आपको क्लियर है तो. ओके, सो आफ्टर डीलिंग विद दिस प्रोपोर्शनेट मेथड, तो हम क्या करेंगे, हम अपना अगला मेथड जो है उसको डिस्कस करेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को मेजर करने का. और उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, हम उसमें थोड़ा और एडिशन जो है वो करेंगे. उसके थ्रू हम क्या करेंगे, अब वो जो मेथड है
हम उसमें डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, हम उसको भी जो है वो बीच में ही कवर कर लेंगे। हमें दो अलग अलग टॉपिक जो है वो नहीं करने पड़ेंगे। अब जो डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो आपने कैसे करना है, उसके लिए हम अपना बेसिक फॉर्मूला जो है वो रखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का, विच इज क्या था, अगर आपको याद हो तो वो था कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी supplied divided by it is percentage change in price। ठीक है, तो हम इसको बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने जो है जब हमने डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट की थी। अगर आपको वो चैप्टर याद हो जो हम अपना 5th चैप्टर किया था, डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो बिल्कुल हम वैसे ही यहाँ पर डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो कैलकुलेट करेंगे। अब आपके सामने मैंने फॉर्मूला लिख दिया कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का जो फॉर्मूला है वो ये कहता है कि द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब जो भी डिग्रीज कैलकुलेट होने वाली हैं, मतलब अभी अगर आपने जो न्यूमेरिकल देखे जो हमने अभी किए, उसमें किसी में आंसर आ रहा है 0.6 आ रहा है, किसी में 0.67 आ रहा है, किसी में हमें ऑलरेडी 3 दिया हुआ है, किसी में हमें 2 दिया हुआ है। मतलब अब हमें कैसे पता लगेगा कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है एक्चुअली में उसका आंसर जो है वो कितना है, वो 0.6 है या 0.67 है या 2 है या 3 है या 5 है, हमें कैसे पता लगेगा? हमें उसका आंसर जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। और वो आंसर कैसे कैलकुलेट होगा? वो होगा बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब फॉर्मूला आपके सामने है, जो भी डिग्रीज बननी है वो इसी फॉर्मूला से बननी है। सो अब अगर इस फॉर्मूला को ध्यान से देखें तो मैं आपको ये कहता हूं, जैसे मैंने आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर कहा था, ये जो फॉर्मूला आपके सामने पड़ा है, इस फॉर्मूला के ओनली एंड ओनली 5 पॉसिबल आंसर्स जो है वो हो सकते हैं। मतलब आप कुछ मर्जी कर लीजिए, आप न्यूमिनेटर के अंदर, आप डिनोमिनेटर के अंदर जो मर्जी वैल्यू पुट कर लीजिए, जो भी आपके आंसर आएंगे हम उनको 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब इसके अलावा और कोई भी कैटेगरी आप बना ही नहीं सकते। बहुत सिंपल है। अगर इनके जो आंसर हैं अगर हम उसको 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास सिर्फ 5 ही आंसर पॉसिबल होंगे, इसके अलावा कोई आंसर पॉसिबल नहीं हो सकता। तो वो 5 पॉसिबल आंसर जो हैं वो कैसे होंगे? अब यही 5 पॉसिबल आंसर जो हैं वो हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर भी किए थे। उसमें भी मैंने ये कहा था कि जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा पड़ा है, इस फॉर्मूला के सिर्फ और सिर्फ 5 पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। यहां पर भी मैं यही लिख रहा हूं कि इसके अभी भी 5 पॉसिबल आंसर जो हैं वो रहेंगे। अब वो 5 पॉसिबल आंसर जो हैं वो कौन कौन से होंगे हम उनको डिस्कस करते हैं। आप यहां पर जो मर्जी वैल्यू पुट कर लीजिए, न्यूमिनेटर में जो मर्जी लिख लीजिए, डिनोमिनेटर में जो मर्जी लिख लीजिए। क्या हो क्या सकता है? हो ये सकता है कि जो आपका आंसर है आफ्टर ऑल द कैलकुलेशन क्या हो सकता है? 0 आ सकता है। हो सकता है आंसर 0 आ जाए आपका। ये भी पॉसिबल है कि जो आंसर है वो आपका 1 के इक्वल आ जाए। ये एक पॉसिबिलिटी है। दिस इज वन पॉसिबिलिटी, दिस इज अनदर पॉसिबिलिटी। थर्ड आंसर ये हो सकता है कि आपका आंसर जो है वो हो सकता है कि लेस देन 1 आ जाए। ये भी पॉसिबिलिटी है। ये हो सकता है कि आपका आंसर जो है वो ग्रेटर देन 1 आ जाए। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि जो आंसर है वो इन्फिनिटी आ जाए। इन 5 के एक्सेट्रा और कोई कैटेगरी नहीं है जिसमें आपका आंसर लाई कर सकता है। एग्जाम्पल, ये आंसर 0 हो सकता है, आपका 1 हो सकता है, लेस देन 1 हो सकता है। लेस देन 1 में अब सारे लेस देन 1 आ जाएंगे। अब उसमें 0.99 भी आएगा और उसमें 0.09 भी आएगा। 0.99 this is also less than 1 and 0.09 this is also less than 1। तो जितने भी लेस देन 1 वाले आंसर होंगे हम उनको इस कैटेगरी के अंदर डाल देंगे। नाउ कम्स टू दिस ग्रेटर देन 1।
अब ग्रेटर देन 1 में 1.1 भी आएगा, ठीक है, और उसमें 5 भी आएगा, और उसमें 10 भी आएगा, और उसमें 20 भी आएगा। सारे के सारे आंसर हम एक ही कैटेगरी के अंदर डाल देंगे, एंड विच इज ग्रेटर देन 1। या क्या हो सकता है, आंसर जो है वो आपका इंफिनिटी आ सकता है। सो ये 5 पॉसिबल कैटेगरीज हैं जिनके अंदर आपका आंसर लाई कर सकता है। इसके अलावा और कोई कैटेगरी हो ही नहीं सकती। आप खुद सोच के देख सकते हैं कि आंसर क्या होगा। जो आंसर है वो ज्यादा से ज्यादा 0 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, या इंफिनिटी हो जाएगा। इसके अलावा तो आप कोई आंसर सोच ही नहीं सकते। सो अगर इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली देयर कुड बी 5 पॉसिबल categories in which the answer can occur, so जो हमारी डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हैं वो भी कितनी होंगी, 5। कौन कौन सी होंगी, 0, 1, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 एंड इंफिनिटी। ये 5 डिग्रीज हैं जहां पर आपका आंसर जो है वो लाई कर सकता है। अब आंसर है कितना। अब अगर हम बुक्स में देखें तो बुक्स वाले क्या कहते हैं, मैं आपको थोड़ा सा उसमें क्रैमिंग पोर्शन जो है उसको रिमूव करने की कोशिश कर रहा हूं। तो वो क्या करेंगे, वो इस तरह की कुछ डायग्राम्स बनाएंगे, ठीक है, जैसे मैं यहां पे बना रहा हूं। ये सेकंड डायग्राम बन गई। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे मैं 3 डायग्राम्स ले रहा हूं यहां पे। सो ऑल द 3 डायग्राम्स वो क्या करेंगे, y एक्सिस पे प्राइस लेंगे और x एक्सिस पे सप्लाई लेंगे। यहां पर भी सप्लाई, x एक्सिस पे सप्लाई, y एक्सिस पे प्राइस, y एक्सिस पे प्राइस। अब आपको क्या किया जाएगा, एक चीज क्रैम कराई जाएगी, और वो क्रैम ये है कि आपको ये कहा जाएगा कि अगर आपकी सप्लाई कर्व मतलब 1 2 3 तीनों डायग्राम के अंदर वो क्या करेंगे, एक सप्लाई कर्व बनाएंगे, और आपको ये क्रैम कराएंगे कि क्या होगा कि अगर जो सप्लाई कर्व है वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से निकलती है, मतलब यहां से पॉइंट ऑफ ओरिजिन मतलब 0 से निकलती है और बिल्कुल अपवर्ड जाती है। अब सप्लाई कर्व है, जाएगी तो अपवर्ड ही। सो अगर तो जो आपकी सप्लाई कर्व है वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से अपवर्ड स्लोपिंग है, सो इस केस के अंदर जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का आंसर है वो होगा 1। ओके, अगर जो आपकी सप्लाई कर्व है अब है वो अपवर्ड स्लोपिंग ही, बट वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से शुरू नहीं होती, यहां से O से शुरू नहीं होती, वो ना ये जो y एक्सिस है ये y एक्सिस वाली साइड से शुरू होती है, मतलब वो शुरू होती है यहां से। देखो अब दोनों में डिफरेंस चेक करो, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन से शुरू हो रही है, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन से नहीं शुरू हो रही, ये थोड़ा ऊपर से शुरू हो रही है और है अपवर्ड स्लोपिंग। ये आपकी सप्लाई कर्व है। अगर ऐसा होता है तो जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो ग्रेटर देन 1 है। ठीक हो गया। फिर थर्ड डायग्राम पे लोग कहेंगे अब आपकी जो सप्लाई कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग ही, पर ना तो वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से शुरू होती है ना वो y एक्सिस से शुरू होती है, वो शुरू होती है x एक्सिस से, यानी कि यहां से, मतलब पॉइंट ऑफ ओरिजिन से शुरू ना होके उसके थोड़ा राइटवर्ड शुरू होती है और उसके बाद अपवर्ड स्लोपिंग बन जाती है। ये आपकी सप्लाई कर्व है। तो इस केस के अंदर जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का आंसर होगा वो होगा लेस देन 1। ठीक है, पर ये जो है वो टोटली क्रैमिंग है, हमें इस तरह की क्रैमिंग के चक्कर में नहीं पड़ना। हमने बिल्कुल कॉन्सेप्ट लेके चलना है कि क्यों अगर पॉइंट ऑफ ओरिजिन से निकलेगी तो आंसर 1 होगा, y एक्सिस से निकलेगी ग्रेटर देन 1 होगा, x एक्सिस से निकलेगी लेस देन 1 होगा। ये हमने इसके पीछे जो लॉजिक है हमने वो लॉजिक समझना है, तो वो लॉजिक हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझेंगे विद प्रूफ। ये आपको ऐसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही ऐसी कर्व बन जाएंगी जिससे आपको सारे आंसर जो है वो क्लियर हो जाएंगे। सो वी मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।